नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आरवी द विजन क्लासेस में आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पुलिस को टारगेट बना के पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जो है आपका क्या हो गया, 18 तारीख हो गई और इसी दिन या 18 जनवरी है और इसी दिन फरवरी में आपकी परीक्षा होगी। मित्र, इन 18 फरवरी को ध्यान में रखते हुए आपको आज पढ़ाया जा रहा है। आज आपका जो मुद्दा होगा हिंदी का, वह हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी का एक आता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहाँ से हम हिंदी की शुरुआत करते हैं, वह आपका एक मुद्दा आता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आज मित्र, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला कहते किसे हैं। ठीक, वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन सी संख्या होती है, कितनी होती है, कैसे कैसे लिखी जाती है, यह सारी चीजें जब हम देखेंगे तो वह क्या कहलाएगा, हमारा वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज हम देखते हैं। आप सभी लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों के साथ पास तक इसका शेयरिंग करें। जब वो शेयर होगा, चैनल बड़ा होगा, आप लोगों को बड़े से बड़ी चीज़ें दी जाएगी, लगातार दी जाएगी। अभी आपको ये जितनी भी क्लासेस मिल रही है यह सब क्या यूट्यूब पे मिल रही है। अगर आप लोग साथ रहेंगे तो आपको यह लाइव भी मिलेगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अभी आपकी थ्योरी चल रही है, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस सिर्फ चलेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। आज एक नया आगाज करने चल रहे हैं, हम आपको इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे। तो मित्र यह ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला में हम पहले यह जानते हैं आखिर वर्णमाला है क्या। ठीक, अब देखिए कि जो वर्णमाला की हम बात करते हैं तो कहा जाता है वर्णों के, क्या कहा जाता है, वर्णों के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब मित्र यह ध्यान रखिएगा, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह की अगर हमने बात है कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। अब सुव्यवस्थित मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप लिखते क्या हैं, जैसे आ लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। ठीक, इस तरह जितने भी स्वर होते हैं उसको हम लिखते चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम कहते हैं काखा गागा लिखते हैं, चाछा जाजा लिखते हैं, टाठा लिखते हैं, टा ठा ता, उसके बाद फिर ता था लिखते हैं, पाफा लिखते हैं। तो इनका जो क्रम होता है या जो क्रम में लिखे जाते हैं, इन्हीं क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाते हैं। मतलब वर्णों का जब एक समूह जाता है, क्रमिक समूह जाता है, क्रमिक समूह को ही क्या नाम दिया जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो आपके मन में यह भी आनी चाहिए बात कि जो हिंदी की हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, इस हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। बात यहाँ पर यह आती है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, आपको वर्ण की जो संख्या बताई जाती है तो कहा जाता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इस 52 में सबसे पहले एक आता है जिसे हम नाम क्या देते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण की संख्या कितनी हुई? 11। ठीक, दूसरे नंबर में क्या आ जाता है, व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक, कौन सा आता है? व्यंजन वर्ण आते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक, तीसरे वर्ण में यह आता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एक नाम देते हैं संयुक्त व्यंजन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? संयुक्त व्यंजन नाम देते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और जब हम बात करते हैं इसके आगे की बात करते हैं तो उसमें एक आ जाता है अयोगवाह वर्ण आता है। ठीक, अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है?
2 होती है। उसके बाद फिर एक आता है जिसे क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या इसी को एक नाम दिया जाता है उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जब इस तरह से बात होती है, इस तरह से जब बात होती है तो इस तरह की बातों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। 11 33 अगर हम बात करते हैं तो 11 33 कितना होता है, 33 43 44 हो गया, 44 4 48 48 2 50 50 2 52। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 52 होती है। लेकिन मित्रों यह ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कि आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपने उत्तर क्या दिया, 52 दिया। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट आपसे यह पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में, अगर यही प्रश्न पूछा जाए, कहा जाए हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप हमें यह बताएं। देखिए 2 चीजें हमने आपसे बताई। हमने एक बताया कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। लेकिन फिर हमने कहा हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक, बात यहाँ पर यह आके टिकी कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मित्र ध्यान दीजिएगा, कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। जब मानक वर्णों की संख्या 46 होती है तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब वर्ण का बंटवारा करते हैं तो सबसे पहले एक लिखते हैं क्या, स्वर वर्ण। जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण की संख्या 11 ही मानी जाती है। ठीक, दूसरे नंबर पर जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी मानी जाती है, 35 मानी जाती है। अब टोटल अगर हम कह देते हैं तो यह क्या हो जाता है, कुल कितना क्या हो जाता है, 46 हो जाता है। ठीक, कुल क्या हो जाता है, 46 हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है ना इतने। अब जब आपसे कहा जाए मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इस मानक वर्णों का निर्धारण किसने किया था, यह भी हम आपको बता दें। तो इसकी एक संस्था होती है जिसकी स्थापना, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक, और कब हुई थी, 1960 में हुई थी। इसी संस्था ने मानक वर्णों की संख्या कितनी बताई थी, 46 बताई थी। इसको आप याद करें, 46 जिसे कहा जाता है, तो 46 बताई थी। ठीक, क्लियर है। अब जब हम इतनी बातें कर लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो 52 में स्वर की संख्या कितनी, 11, व्यंजन की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, अयोग्य की संख्या 2, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी हुई, 2। तो इस तरह हमारे पास वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। लेकिन जब मानक वर्णों की हम बात करते हैं तो मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, जिसमें 11 स्वर जोड़े जाते हैं और 35 व्यंजन जोड़े जाते हैं। ठीक, इतनी बातें हमारे आपको क्लियर हुई। अब ये जो मानक वर्ण होते हैं, यह भी याद है, मानक वर्णों का निर्धारण केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा किया गया। ठीक, और कब किया गया था, 1960 में किया गया। कब किया गया था, 1960 में किया गया। ठीक, जब 1960 में किया गया तो वहां पे क्या हुआ कि मानक वर्ण की संख्या 46 बता दी गई। ठीक, और यह जो मानक वर्ण होते हैं यह हमारी देवनागरी लिपि के अनुसार चलते हैं। इसके देवनागरी लिपि के अनुसार चलते हैं। ठीक, और यहाँ के जो वर्ण होते हैं, यह 52 वर्ण भी देवनागरी लिपि के अनुसार ही चलते हैं। ठीक, इसका दोनों जगहों से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इनका दोनों जगहों से कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अब हम बात यहाँ पे आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है हम लोगों को। अब देखिए कि अब हमने तो यह पढ़ लिया ना कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हुई, 52 हुई। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में एक शब्द आया जिसका नाम क्या रहा, वर्ण रहा, जिसका नाम क्या रहा, वर्ण रहा। अब वर्ण हम किसे कहते हैं, ठीक, वर्ण किसे कहा जाता है। तो मैं तो यह ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताए थे, जहां हमने भाषा की परिभाषा दिया था, तो हमने कहा था वर्ण क्या होती है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। सबसे छोटी कैसी इकाई होती है,
लिखित इकाई होती है। ठीक, सबसे छोटी क्या होती है? लिखित इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। ठीक, और यह जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, तो अब जब वर्ण की परिभाषा दिया जाता है, कहा जाता है जिन वर्णों का, जिनका खंडन, ऐसा कहिए, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिनका खंडन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? वर्ण नाम दिया जाता है। बात क्लियर हुई? मतलब जिन वर्णों का खंडन नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अब अगर आपसे जैसे पूछा जाता है तो मित्र यहाँ पे यह ध्यान रखिए, जैसे में अगर हम देखते हैं तो इसमें आ लिखा जाता है, बड़ा आ भी होता है, ई होता है और बड़ी ई होता है। ठीक, इस तरह के पूरे स्वर होते हैं। जब हम व्यंजन वर्ण लिखते हैं, का होता है, खा होता है। ठीक, इस तरह से पूरा लिखते 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 हम कहाँ चले जाते हैं? ज्ञा। तो यह जितने भी वर्ण होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक, लेकिन मित्र यह ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनका खंडन किया जा सकता है। ठीक, जिनका क्या किया जा सकता है? खंडन किया जा सकता है। ठीक, जिनका खंडन किया जा सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कहा जाता है जिन वर्णों का, जिन वर्णों का खंडन किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक, क्लियर है? जिन वर्णों का खंडन किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बात क्लियर है? क्लियर है ना बात? अब जब जिन वर्णों का खंडन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, और जिन वर्णों का खंडन नहीं किया जा सकता उसे हमने क्या कह दिए? वर्ण कह दिए। अब हमने यहाँ पे लिखा कि जिन वर्णों का खंडन किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक नाम देते हैं, रूढ़ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ वर्ण कहते हैं। अर्थात रूढ़ वर्ण मतलब यह होता है जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ या कोई सार्थक खंड ना हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है? रूढ़ वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब आप मित्र देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर एक बड़ा आ लिखा तो बड़े आ का खंडन हो सकता है ना? आ और आ हो गया। अब जैसे हमें खंडन नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कह दिए, तो इसका तो खंडन हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे वर्ण ऐसे खंडित हो जाएंगे। अब आ का खंडन कर दिया, अब हमने यहाँ से उठाया का। अब का खंडन करने के लिए क्या होगा? का के साथ हलंत लगा देते हैं, उसके बाद फिर आ लिखते हैं तो क्या बन जाता है? का। तो का भी खंडन हो गया। तो जैसे कि यह जो व्यंजन वर्ण जो बिना हलंत के लिखे जाते हैं, ठीक, व्यंजन वर्ण जो बिना हलंत के लिखे जाते हैं, जो बिना हलंत के लिखे जाते हैं, हलंत के लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या नाम दिया जाता है? जो बिना हलन के लिखे जाते हैं, बिना हलन के लिखे उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। लेकिन जब बिना हलन के लिखे जाए, हलंत नहीं होगा, तो उन वर्णों का हमेशा क्या हो जाएगा? जिनके साथ हलंत नहीं हो उसका क्या किया जा सकता है? खंडन हमेशा किया जा सकता है। और जिनके साथ हलंत लगा देते हैं उसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं। तो जब हलंत लगा हुआ व्यंजन वर्ण होगा तो उसी को हम एक नाम देंगे, शुद्ध व्यंजन का रूप देते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध व्यंजन का रूप देते हैं। ठीक, तो जैसे बिना हलंत के है तो इसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध व्यंजन का रूप देंगे। तो मित्र यहाँ पर बात क्लियर हुई। हमने कहा कि यह भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, और जिनका खंडन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या नाम देते हैं? वर्ण कहते हैं। यह सब वर्ण कहलाते हैं। ठीक, लेकिन इसमें से कुछ वर्णों का खंडन किया जा सकता है, इसलिए उसे हमने एक नाम क्या दिया? रूढ़ वर्ण नाम दिया। और रूढ़ वर्ण मतलब हमने यहाँ उदाहरण देकर समझा भी दिया। अब इसी जगह जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको खा लिखा गया है, तो खा के साथ हम क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे, फिर क्या लिख देंगे? आ लिख देंगे, तो खंडित हो गया। अगर हमने लिखा चा, चा के साथ हमने क्या लिखा? हलंत लगाया, उसके बाद फिर क्या लिख दिया? आ, तो चा खंडित हो गया। अगर हमने टा लिखा तो टा के साथ भी हलंत लगा के क्या लिख दिया? आ लिख दिया, खंडित हो गया, नहीं हो गया? अब यह खंडित होने वाले जितने वर्ण कहलाए होते हैं, यह सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? रूढ़ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ वर्ण कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर हुई ना हमारी आपकी? अब हम जब इतनी बातें क्लियर कर लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, जब वर्ण के भेद की बात आएगी, किसके, वर्ण के भेद, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? जब वर्ण के भेद की बात होगी तो वर्ण के कितने भेद हो जाते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं मित्र? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं? एक वर्ण होता है जिसका नाम क्या होता है? स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा वर्ण होता है जिसको क्या नाम दिया जाता है? व्यंजन वर्ण नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक मित्र, क्लियर हुई बात यहाँ पर? अब क्या कहा गया? एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो यह स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, किसके भेद होते हैं? तो यह क्या हो जाते हैं? वर्ण के भेद कहलाते हैं। लेकिन मित्र यहाँ पर एक बात और करनी है आपसे। अब हिंदी में जितने वर्ण होते हैं, हिंदी में जितने वर्ण होते हैं, हिंदी के वर्णों को क्या नाम देते हैं? हम को अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक, हिंदी के वर्णों को क्या नाम दिया जाता है? अक्षर कहा जाता है। जो वर्ण होते हैं वर्ण को ही नाम क्या दिया जाता है? अक्षर कहा जाता है। हिंदी में वर्ण नहीं, हिंदी में वर्ण को क्या नाम दिया जाएगा? अक्षर नाम दिया जाएगा। ठीक, क्या नाम दिया जाएगा? अक्षर नाम दिया जाएगा। तो हिंदी में जो वर्ण होंगे, वर्ण को ही क्या कहा जाएगा? अक्षर कहा जाएगा। यह चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा। हिंदी में जो वर्ण होते हैं, वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब बात आती है कि हमने इसके पहले आपको यहाँ पे बताया कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यह हमने आपको बताया। यहाँ पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो अब हम सबसे पहले एक भेद की बात करेंगे। सबसे पहला भेद क्या आया था मित्र? स्वर वर्ण। कहते किसे हैं? स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? तो जब हम स्वर वर्ण की बात करते हैं तो स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? जिनका उच्चारण करते समय, ठीक, जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि, कहाँ से? मुख से निकलने वाली ध्वनि बिना किसी रुकावट के, ठीक, बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। किसी रुकावट के बाहर आती है, रुकावट के बाहर आती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण कहते हैं। जो बिना किसी रुकावट के कहाँ से आती है? बाहर आती है। उसे हम क्या नाम देते हैं? स्वर वर्ण नाम देते हैं। तो मतलब यह ध्यान रखिएगा, जो यह स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग उच्चारित किया जाता है। जिनका उच्चारण कैसे? स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, जिनका उच्चारण कैसे किया जाता है? स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो वही हमने यहाँ पे एक परिभाषा लिख दिया। हमने एक परिभाषा जो लिखा, हमने लिख दिया था, मुख से निकलने वाली ध्वनि बिना किसी रुकावट के बाहर आते हैं, मतलब कि वह अबाध रूप से, स्वतंत्र रूप से बाहर आती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, क्लियर है? अब अगर आपसे कहा जाए जैसे में अगर आपसे कहा जाता है, जैसे में जैसे आ हो गया, बड़ा हो गया, ई हो गई, बड़ी हो गई, ऊ हो गया, बड़ा हो गया, फिर क्या आ जाता है? ऋषि होती है। ठीक, फिर क्या लिखा जाता है? ए, आए, ओ, आओ, फिर एक आ जाता है अंग, दूसरा क्या हो जाता है? आह। इतना वर्ण आ जाता है। तो जब इतना वर्ण आ जाता है तो इतने वर्णों को हम क्या स्वर के साथ ही लिखते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंतिम का जो 2 वर्ण होते हैं, अंतिम के जो 2 वर्ण होते हैं, इन 2 वर्णों को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अयोग वाह कहा जाता है। ठीक, क्या नाम दिया जाता है? अयोग वाह नाम दिया जाता है। इन 2 वर्णों को हिंदी में अयोग वाह घोषित करने वाला आदमी कौन था? व्यक्ति कौन था? अयोग वाह घोषित करने वाला व्यक्ति कौन था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी थे। आचार्य किशोरीदास
वाजपेयी थे और इन्हीं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को एक नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक, हिंदी का क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अंतिम के जो 2 वर्ण होते हैं उन्हीं 2 वर्णों को नाम क्या दिया जाता है? अयोगवा नाम दिया जाता है। अयोगवा इसको घोषित करने वाला हिंदी में कौन व्यक्ति था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी थे और इन्हीं किशोरीदास वाजपेयी को नाम क्या दिया जाता है? इनको एक उपाधि दी जाती है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना इतनी, कि इन्हीं को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, किसे हिंदी का पाणिनि कहा जाता है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। ठीक, अब ये बात क्लियर हुई कि अयोगवाद देने वाले कौन, अयोगवाद नाम देने वाला हिंदी में कौन था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी थे। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का क्या नाम दिया जाता है? पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि की उपाधि जो मिली है इनको, वह लौकिक संस्कृत में अगर आप चलते हैं तो वहां पे एक महर्षि पाणिनि आए थे जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किया था। और अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना करके क्या किया था? संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया था। तो हिंदी में व्याकरण को सही ढंग से रखने वाला व्यक्ति कौन था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी थे। इसीलिए इनको एक उपाधि दी जाती है, क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। बात क्लियर है इतनी? आगे चले। अब देखिए, जब 2 वर्णों को हम अयोगवा घोषित कर दिए तो हमारे पास स्वर की संख्या कितनी हो जाती है? स्वर की संख्या कितनी हो जाती है भैया? 11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। तभी हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? अब यहीं से हम थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे। इन्हीं स्वर के साथ एक जुड़ा हुआ आता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। अब आपके मन में आएगा कि जो स्वर लिखे गए या मात्रा के रूप में भी जाते हैं, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि मात्रा की परिभाषा क्या होती है, मात्रा कहते किसे? तो कहने की बात होती है ना कि मात्रा हम किसे कहते हैं। ठीक, जब हम मात्रा कहने की बात करते हैं तो मात्रा किसे कहा जाता है? कहा जाता है स्वरों के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को करने वाले स्वरूप को क्या नाम दिया जाता है? क्या कहा जाता है? मात्रा कहते हैं। ठीक, स्वरों के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को क्या कहते हैं भैया? मात्रा कहते हैं। अर्थात जो स्वरों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक, उसे क्या नाम दिया जाता है? मात्रा कहते हैं। ठंड बहुत है आज, ठीक, हालत इस समय गंभीर हो रही है, तो मात्रा निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, अब चलिए किसको क्या कहा जाता है भैया? इन्हीं स्वरों का, जो स्वर लिखे गए हैं इनका जो प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? जो अगुवाई करता है, जो उसके रूप का निर्धारण करता है, रूप के निर्धारण करने वाले को क्या नाम दिया जाता है? मात्रा कहा जाता है। ठीक है, अब मात्रा हमने तो कह दिया। अगर आपसे पूछा जाए मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा की संख्या कितनी होती है? मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। लेकिन स्वर की संख्या कितनी हुई? 11। तो हमने वही लिखा ना, स्वरों के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को क्या नाम दिया जाता है? मात्रा कहते हैं। अब मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 10। मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 10 हो गई। जो 10 मात्रा होती है वह कौन कौन सी होती है? ठीक, अब इसमें देखिए, एक सबसे पहले बड़ा आती है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, एक ऋषि होती है, ए, ऐ, ओ, औ। यह देखिए, गिन लीजिएगा, यह सब क्या है? मात्रा के स्वरूप हैं। ये 10 क्यों हो जाते हैं? मात्रा की संख्या 10 क्यों हो जाती है? जब स्वर की संख्या हमारे पास 11 है तो मात्रा की संख्या 10 क्यों हो जाती है? यह आप हमें बताएंगे। जब मात्रा की संख्या 10 की कहते हैं बात, तो इसमें छोटा वाला आ, जो छोटा वाला आ आता है, इस आ को एक नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? अमात्रिक वर्ण कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अमात्रिक वर्ण कहा जाता है। इस छोटे वाले आ को क्या कहा जाता है? अमात्रिक वर्ण कहा जाता है। और इसका कोई मात्रा रूप, इसकी कोई मात्रा रूप नहीं होती है। ठीक, इसकी कोई मात्रा रूप नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसकी कोई जब मात्रा नहीं होती है तो स्वर की संख्या जब 11 होती है तो मात्रा की संख्या कितनी हो गई?
10 हो गई। मात्रा की संख्या कितनी हो गई मित्र? 10 हो गई। इसीलिए क्या कहा जाता है, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10 हो जाती है। 10 हमने आपके सामने लिख दिया है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब यहाँ तक बात स्पष्ट है आपके? कोई दिक्कत, कोई संशय? जहाँ पे आपको कोई दिक्कत है तो जब आपको वीडियो मिलती है, जब आप वीडियो देखते हैं, तो वहां पे जाके आप हमें कमेंट किया करिए, ठीक है? जब आप हमें कमेंट करेंगे तो करेंगे तो कमेंट हम लोगों को मिलेगा, तो उस पर फिर आपसे चर्चा परिचर्चा होगी। जो भी समस्या होगी आपको, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा मित्र, ठीक है? आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। यह पुलिस की भर्ती है, अगर आप थोड़ी सी हमारे साथ मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा लग जाएंगे, थोड़ा सा हमें भी कुछ न, हालांकि कुछ मिलता तो है नहीं, लेकिन यह है कि जैसा कि अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, जैसे कि आप लोग अपनी वीडियो को, जो या वीडियो जाते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करिए और सबको प्रमोट किया करिए। और जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आए वहाँ पे आप हमें या जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, ठीक? जब आप कमेंट करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ आपको समस्या कहाँ आई है, तो उस समस्या का निराकरण किया जाएगा आपको इसी यूट्यूब आरबी द विजन चैनल से ही, ठीक दोस्तों? चलते हैं। अब बात यहाँ पे ये क्लियर हो गई ना। अब हम बात यह करते हैं कि जैसे हमने आपको स्वर की बताया, स्वर के बता दिया, और स्वर में क्या बता दिया आपको? हमने मात्रा बता दिया। इन्हें क्योंकि बताया गया, क्योंकि यही स्वर से निकल कर क्या आ जाती है? मात्रा निकल कर आती है। और इन बिना मात्राओं के हम भाषा का निर्माण नहीं कर पाते। अगर मात्रा ना होगी तो हम भाषा नहीं बना पाएंगे। मात्रा की सहायता से ही हम क्या करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक? अब आते हैं हम लोग आगे। अब देखिए कि अगर आपसे कभी यह पूछा जाए स्वर के भेद, अगर आपसे कहा जाए स्वर के भेद, स्वर के भेद पूछा जाए, तो स्वर के जब भेद की बात होती है तो स्वरों को कई आधारों बांटा गया है, ठीक है? तो जब स्वरों को कई आधार, लेकिन जब स्वर के भेद की बात आएगी, स्वर के कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद आपको बताना है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के आधार देखा जाता है, ठीक? लेकिन यह आप ध्यान रखिए, स्वरों को कई आधारों, स्वर को कई आधारों में बांटा गया है। स्वर के कई आधारों पर बांटा गया है। आधारों में जो बांटा गया, देखिए तो जब स्वर के आधार की हम बात करते हैं, स्वर के आधार, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो स्वर के आधारों में जो बांटा गया है वह आधार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिखा जाता है मात्रा या उच्चारण, समय के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक? के आधार पर, क्लियर है? दूसरा क्या हो जाता है? जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक? तीसरा क्या हो जाता है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक? किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद फिर जब चौथे की बात आती है तो कहा जाता है जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर या जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर देख लिया गया। उसके बाद फिर अगर देखा जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक? उसके बाद देखा जाता है तो कहा जाता है ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति, या इसी को एक नाम दिया जाता है वर्तुल, नाम दिया जाता है मित्र। क्या कहा जाता है? वर्तुल, ठीक? वर्तुल के आधार पर। फिर इसी को एक बांटा जाता है क्या? मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ठीक? किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। और इसी को बांटा जाता है अनुनासिकता के आधार पर। किसके आधार पर? अनुनासिकता के आधार पर, ठीक? के आधार पर, ठीक? अब देखिए मित्र, यहाँ पर बात कितनी हो गई? हमने आपको स्वर को कई आधारों में बांटने की बात कही। हमने सबसे पहले एक यहाँ पे लिखा कि मात्रा या उच्चारण में, उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हुए? 3 भेद होते हैं। जाति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं।
मुखाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अनुनासिकता के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब देखिए कि हमने आपसे यह बताया कि जो यह स्वर होते हैं, इन स्वरों को हम कई आधारों में बांट देते हैं और सारे के सारे आधार आपके सामने रखे गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने किसके आधार बांटा? सबसे पहले हमने एक आधार लिया, क्या, जिसे मात्रा या उच्चारण के आधार पर कहा गया। फिर क्या कहा गया? जाति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जीवा के क्रियाशीलता के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और अनुनासिकता के आधार पर। तो दोस्तों, आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको आगे की बात कहानी बताते हैं। हम इसलिए किनारे खड़े हो गए ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए, हमने आपको स्वर को इतने आधारों में बांट दिया। कितने आधार? इतने आधारों पे हमने बांट दिया। बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक? अब हम मित्र आगे की बात करते हैं। जब हम देखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की हम बात करते हैं, तो बात यहाँ पर आती है किसके? स्वर के भेद की। तो देखिए, हमने आधार आपको कई बताया, तो सबसे पहले हम आपको एक आधार बताते हैं जिसे क्या नाम दिया गया? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर क्या किया जाएगा? स्वर के भेद देखे जाएंगे। इसके आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? इसके आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक, 3 भेदों में सबसे पहले एक आता है जिसका नाम क्या होता है? ह्रस्व स्वर। क्या नाम दिया जाता है? ह्रस्व, या इसी को क्या नाम दिया जाता है? लघु स्वर कहते हैं। ठीक, अब ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि क्या होता है? कहा जाए जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। ठीक, दूसरे नंबर में क्या हो जाता है? दूसरे नंबर में क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर की बात होती है। ठीक, दीर्घ स्वर होता है जिसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु वर्ण भी कहते हैं। ठीक, अब इसको क्या कहा जाता है? कहा जाए जिनके उच्चारण में ठीक, ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगे। ठीक, अब जब तीसरे नंबर पे हम आते हैं तो तीसरा नंबर में एक आता है जिसको क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे। ह्रस्व से क्या लगे? तिगुना समय लगे। अब देखिए, हमने आपको तीनों की परिभाषा दे दी। हमने आपको क्या क्या बताया कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में क्या हो जाता है? दुगुना समय लगता है, जिनके उच्चारण में क्या होता है? तिगुना समय लगता है। ठीक, बात हो गई। अब देखिए कि इसके पहले हमने जो स्वर लिखा था, उन स्वरों में जो छोटा वाला आ था, छोटी थी, छोटा वो था और री थी, इनके उच्चारण में क्या लगा था? कम समय लगा था। ठीक, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है मित्र? यहाँ पे क्या हो जाता है? जैसे लिखा गया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा ओ, उसके बाद पे क्या हो जाता है? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, या जो 7 वर्ण लिखे गए, या 7 वर्णों में कहा जाता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। मतलब किससे लगा? छोटे वाले से ज्यादा लगा, बड़ा लगा। ठीक, ज्यादा समय लगा। अब लेकिन मित्र बात यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे एक लिखा है प्लुत स्वर की बात कही है। ठीक, प्लुत स्वर मतलब तिगुना समय लगता है। तिगुना समय प्लुत स्वर का एक चिन्ह होता है, यह होता है। ठीक, यह चिन्ह होता है। यह चिन्ह को क्या नाम दिया? प्लुत स्वर का चिन्ह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इसे विशेष ध्यान। यह क्या हो जाता है? प्लुत स्वर का चिन्ह होता है।
या कोनो कुछ होता नहीं। अब आपको एग्जाम्पल में अगर हम बता देते हैं, अगर जैसे हमने लिख दिया राम, क्या लिख दिया, राम लिख दिया। अब राम लिख दिया गया, अब आपको अधिकांशतः बताया जाता ओम, ओम की बात कही जाती है ना, किसकी बात कही जाती है, ओम की बात कही जाती है। अब ओम की उच्चारण किया अर्थात ध्वनि ज्यादा गई, हमने कहा राम, रा का उच्चारण ज्यादा हुआ। अब यहाँ जो ध्वनि ज्यादा आ रही होती है उसी के लिए क्या ज्यादा निकालने के लिए क्या लिखा बनना लगाया जाता है, या चिन्ह लगाया जाता है, या जो चिन्ह लगाया जाता है इसमें अधिक से अधिक मात्रा निकलती है। लेकिन अब देखिए कि जब हमने कहा कि यहाँ ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी बतला दिया गया, 4, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बतलाई गई, 7, ठीक। और प्लुत स्वर की संख्या कितनी हो गई मित्र, 1 हो गई, ठीक, 1 हो गई ना। अब बात यहाँ पर यह होती है कि जो हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है, क्या मात्रा लिखी है, क्या लिखा है, मात्रा लिखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रा में लगने, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, होते तो यही 3 है, लेकिन नाम बदल जाता है क्योंकि यहाँ पर एक क्या कम समय लग रहा है, अर्थात इसे हम क्या कम समय लगा तो इसे हम क्या कह दिए, एक मात्रिक कह दिए, क्या कह दिए, एक मात्रिक कह दिए। इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, द्विमात्रिक कह दिया गया। क्या कहा गया, द्विमात्रिक कह दिया गया। इसमें 3 मात्रा का समय लगा है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया जाता है, त्रिमात्रिक कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक कह दिया जाता है। अब बात क्लियर हुई आपकी कि त्रिमात्रिक, द्विमात्रिक, एकमात्रिक किसे कहा जाता है, जब मात्रा के आधार, मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद पूछे जाएंगे, कौन कौन से होते हैं, तो क्या बताएंगे, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कब बताया जाएगा। लेकिन जब उच्चारण में लगने वाले समय की बात कही जाएगी तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है, ठीक। तो यह 3 हो गए। अब मित्र यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर त्रिमात्रिक वाले वर्ण आपने बनाया है, इन त्रिमात्रिक वर्णों को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम दिया जाता है, इसी को हम एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं, इसी को एक सांकेतिक स्वर वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांकेतिक स्वर वर्ण कहा जाता है मित्र, ठीक। इसी को क्या नाम दिया जाता है, सांकेतिक स्वर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना, इतनी यहाँ तक की बातें क्लियर है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं दिक्कत है, आगे बढ़े। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर यह सब हैं, इसी वर्णों को अगर आपसे पूछ लिया जाए कालमान के आधार पर, किसके, कालमान के आधार पर स्वर के भेद, शायद हमने वहां नहीं बताया, स्वर भेद की बात कही जाए तो कालमान के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाएंगे, 3 ही भेद होंगे। और कौन कौन से होंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होगा, ठीक। कालमान मतलब क्या होता है, समय, क्या हो जाता है, समय होती है। कालमान मतलब क्या होता है, समय होता है, और हमने यहाँ पे समय लिखा है। अब यहाँ तक की बातें क्लियर हुई हमारी, आपकी यहाँ तक की बातें क्लियर हुई ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी होगी तो आप हमें बताइएगा। और आपकी तत्परता के लिए हम हाजिर हैं, आपकी तत्परता, आपकी सेवा में, क्या सेवा की क्या बात करें कि हम आपके टारगेट के लिए हम लोग यहाँ तत्परता दिखाएंगे। आप अपने टारगेट को पाने के लिए तत्परता, हम आपको दिलाने के लिए तत्परता दिखाएंगे, और आप पाने के लिए तत्परता दिखाइए। और आपकी जो 18 फरवरी का जो दिन आए, वह दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही सफलता प्रदान लायक हो, ठीक। तो मित्र, आज हमने आपको इतनी सारी चीजें बताई। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम स्वरों के अन्य भेदों का बंटवारा करेंगे, और क्योंकि जब भेदों का बंटवारा करेंगे उसी भेदों के बंटवारे से ही हमें क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन कौन से स्वर कहाँ कहाँ पे बांटे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग एक बार अपनी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक पहुँचाइएगा जरूर। उसके बाद जो लोग चैनल ना सब्सक्राइब किए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगली क्लास लेकर मुलाकात होती है कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।